फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोपर्टी ऑफ सोल बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इस पे से समझ में आएगा कि तुम्हारे बेसिक्स कितने अच्छे हैं, है ना। सबसे पहले बनता है तुम्हारा जर्नल एंट्रीज, है ना, डे टू डे ट्रांजैक्शंस अपन जिसमें रिकॉर्ड करते। फिर उसके अंदर आता है क्या, जर्नल का अंदर अपन ने बहुत सारी चीज़ें देखी। क्या क्या रहती वो, डे बुक देखा था, कैश बुक, बैंक बुक, जर्नल प्रॉपर। फिर अपन ने देखे थे लेजर। फिर उसके बाद में क्या आता बोला, ट्रायल बैलेंस। अब इन तीनों भी चीज़ें ज़रूरी है। जैसे जर्नल एंट्री में अपन क्या करते हैं, डे टू डे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, है ना, आज के तारीख में जो कुछ भी हो सारी चीज़ें। फिर इतने ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो गए कि कोई एक पर्टिकुलर सेल्स कितना हुआ, परचेज कितना हुआ, ये समझ में नहीं आ रहा था। इसके लिए फिर अपन थोड़ा सा अपग्रेड हुए, अपन ने बनाए लेजर्स, है ना। सब चीज़ के अलग अलग लेजर्स, लेजर बुक वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर अपने को ये तो समझ में आ रहा था कि कौन सा किसका हुआ, लेकिन अपने को बिजनेस की चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। कि मान लो मैंने आज बिजनेस में डाले हुए 20 लाख रुपए, कितने डाले हुए, 20 लाख रुपए। तो मैं जब डाल रहा हूँ तो फिर मैंने 20 लाख रुपए कैश ला के डाल दिए। मैंने क्या दिए थे बिजनेस को, कैश दिए थे, कितने, 20 लाख। अब क्या हुआ, वो 20 लाख का मैंने कुछ फर्नीचर खरीदा, कुछ जगह रेंटेड खरीदी, कुछ लेबर पेमेंट किया, कुछ स्टॉक खरीदा, कुछ पैसे मेरे आना बाकी है। अब मेरे सारे ये 20 लाख रुपए एक महीने के अंदर अंदर जो कैश में थे वो अलग 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 चीज़ों में बढ़ गए। अब मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा कि मेरे पास अभी 20 लाख रुपए है भी क्या नहीं। तो वो कहाँ है और किस पोजीशन में है, ये देखने के लिए ट्रायल बैलेंस, है ना, क्योंकि ट्रायल बैलेंस की दोनों भी साइड अपन टैली करते हैं ना। यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद में अपने को ये नहीं समझ में आ रहा था कि इतना सब अपन जो कर रहे हैं इसमें से कुछ बचा रहे, कुछ नहीं बचा रहे। अपना जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में अपना कितना खर्चा हो रहा है, वहाँ से अपने को पता चलेगा। अगर वो खर्चा मिल गया तो अपने को पता चलेगा कि इतने गुड्स अपन ने प्रोड्यूस किए और इतना अपना खर्चा हुआ, तो पर यूनिट कॉस्ट आपको मैन्युफैक्चरिंग से मिलेगी। तो इसके लिए एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है। फिर सपोज मान लो तुम कोई बिजनेस प्रोफेशन हो या फिर कोई ट्रेडिंग वाले हो, तो मैन्युफैक्चरिंग से गुड्स आए ट्रेडिंग अकाउंट में, वहाँ पे अपने सेल्स के इनडायरेक्ट खर्चे जो जरूरी थे वो ले लिए। फिर इससे क्या हुआ, अपना एग्जैक्ट अपने को प्रॉफिट पता चला। ट्रेडिंग अकाउंट से अपने को ग्रॉस प्रॉफिट पता चला। फिर अपन ने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अपने को क्या पता चलेगा, अपना नेट प्रॉफिट, मतलब अपन ने जो 20 लाख रुपए बिजनेस में डाले इसमें से अपन कमा कितने रहे, या फिर ये 20 लाख रुपए में अपनी आज के पोजीशन अपन ने कमाए हैं या पैसे घटाए हैं, बिजनेस चलाना चाहिए नहीं चलाना चाहिए। और फिर पता चलेगा तुम्हारा बैलेंस शीट, मतलब तुम्हारी पोजीशन, सॉल्वेंसी, तुम्हारी असेट्स कितनी है, तुम्हारी लाइबिलिटीज कितनी है, तुम्हारा कैपिटल कितना था, अब प्रॉफिट ऐड होकर कितना हुआ, या फिर लॉस जा करके कितना बचा, तुम्हारे कैश में कितने पैसे, तुम्हारे असेट्स कितने हैं, तुम्हारे डेटर्स कितने हैं, सारी चीज़ों की डिटेल्स के लिए फिर इन सारी चीज़ों को अपन ने नाम दे दिया क्या, फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स में कितनी चीज़ें बनती है, 3 चीज़ें याद रखो, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट। ऐसा 10 मिनट। ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट। यहाँ तक किसको कुछ डाउट है, इसमें क्या डाउट आने जैसे, ठीक है।
और इन तीनों चीज़ों को मिला करके अपन बोलते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली includes two kinds of statement, includes two kinds of statement। एक हो जाता है आपका इनकम स्टेटमेंट और दूसरा हो जाता है पोजीशन। अब इतने तो तुम होशियार हो ही, अब मेरे को बोलो इनकम स्टेटमेंट के अंदर कौन से अकाउंट आएंगे? और पोजीशन स्टेटमेंट में कौन से अकाउंट आएंगे? और भी रहेंगे जो तुम्हारे को थोड़ा सा बड़ा होने के बाद में पता चलेगा। सोल प्रोप्राइटरशिप के, कंपनीज एक्ट के हिसाब से फिर कैश फ्लो वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें भी आती है इसके अंदर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में। और 5 चीज़ें आती हैं टोटल, ये तीन हो गई, कैश फ्लो, फंड फ्लो। एक पेज का स्टेटमेंट रहता, लेकिन बनाने में बहुत मज़ा आता और सारा बिजनेस समझ में आता उसमें। IPCC में है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके ऊपर से तुम्हारी असेट्स एंड लायबिलिटीज की पोजीशन समझ में आती है। इसका मतलब बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें आएगी? तुम्हारी असेट्स एंड लायबिलिटीज, इनका पोजीशन। और P&L और ट्रेडिंग अकाउंट से अपने को क्या मिलेगा? GP, ग्रॉस प्रॉफिट, और P&L से मिलेगा NP, नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो दोनों का फ़र्क भी समझ में आ गया अभी, इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट का। अब कौन से अकाउंट किधर आएंगे ये देखते हैं। उसके पहले अपने को देखने का थोड़ा सा प्रिपरेशन किसका? तुम्हारा फाइनल अकाउंट्स के लिए। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, कुछ कंसेप्ट्स है, इसको समझना जरूरी है ना। ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट तो समझ में आ गया। दो चीज़ें अपने को इनकम देंगे, इनकम स्टेटमेंट देंगे, और एक चीज़ देंगे पोजीशन स्टेटमेंट। असेट्स आएगी तो अपन बैलेंस शीट में लिखेंगे, लायबिलिटी आएंगी बैलेंस शीट में लिखेंगे, खर्चे आएंगे ट्रेडिंग में और P&L में लिखेंगे। ऐसा क्यों, किस लिए और किस हद तक, ये समझते हैं। मतलब खर्चे कौन से लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए, कौन से किधर लेने चाहिए, धीरे धीरे उसके ऊपर आएंगे। उसके लिए अपने को धीरे धीरे कुछ चीज़ों में से जाना पड़ेगा। एक तो अगर अकाउंट्स की मानो तो तुम्हारा घर अलग और तुम्हारा फैक्ट्री अलग, हाँ। मतलब तुम्हारा बिजनेस अलग चीज़ और तुम्हारा सेल्फ यूज है ना, पर्सनल, अलग चीज़। इन दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करना। जो बिजनेस के खर्चे है केवल अपन उनकी बात करेंगे। अगर पर्सनल है तो पर्सनल है, वो अपन ड्राइंग कंसिडर करते हैं। बिजनेस की में से जो पैसे अपन ने निकाल लिया अपन उसे कंसिडर करेंगे, हाँ। इसी कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? कंसेप्ट का नाम ठीक है। अगली चीज़ कि तुम्हारे को एक्सपेंडिचर में समझना चाहिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ समझाऊंगा।
मैंने ये मोबाइल लिया, खर्चा किया। मैंने ये बुक खरीदी, खर्चा किया। अब वो बुक भी एक्सपेंस है, ये मोबाइल भी एक्सपेंस है, ये लैपटॉप भी एक्सपेंस है, ठीक है। दो तरह के एक्सपेंस होते हैं, एक दो तरह के एक्सपेंस होते हैं, एक शॉर्ट टर्म के लिए जिनका अपन यूज़ करने वाले हैं, और दूसरे होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। दोनों भी खर्चे ही है। हुँ? एक शॉर्ट टर्म के लिए और एक लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म वाले खर्चे है ना, अपन उनको बोलते हैं बिजनेस एक्सपेंसेस, और लॉन्ग टर्म वाले खर्चे है ना, अपन उसको बोलते हैं असेट्स। मतलब कि तुम्हारा जो पैसा जा रहा है उससे दो चीज़ें होंगी, या तो वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट के डेबिट में, आइदर वो जाएगा बैलेंस शीट के असेट में। जो तुम्हारे शॉर्ट टर्म खर्चे है वो अपन कहाँ डालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। शॉर्ट टर्म, फिर से एक बार समझाता हूँ ये कंसेप्ट, थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा तुम। मेरे को एक लैपटॉप लेना था, ठीक है, जो मेरे को इस सेटअप के लिए लग रहा है। मैं गया मार्केट से 50,000 का लैपटॉप लेके आ गया। तो मैंने खर्चा किया नहीं किया, तो ये खर्चा है। अब लैपटॉप का बेनिफिट मैं कब तक लूँगा, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन नहीं, लंबा चलेगा, साल, 2 साल, 5 साल। हाँ, तो ये एक्सपेंस को मैं बोलूँगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, बरोबर है। और दूसरा, मेरे को ये बुक चाहिए, तो मैं मार्केट में गया, मैंने 500 रुपये की एक बुक खरीदी और मैं तुमको पढ़ाने लगा, ठीक है। ये बुक मेरे को कब तक काम आएगी, इसी बैच के लिए, है ना। फिर सिलेबस चेंज, फिर बुक चेंज, ऐसे भी बुक चेंज, समझ में। तो ये कब तक काम में आएगी, शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये कैपिटल नहीं बोल सकता मैं इसको, फिर क्या बोलूँगा मैं इसको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, रेवेन्यू और एक रहता कैपिटल। कैपिटल एक्सपेंडिचर को अपन क्या बोलते, क्या बोलते, कैपिटल एक्सपेंडिचर को अपन बोलते असेट। क्लियर है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अपन बोलेंगे जनरल एक्सपेंसेस। और ये एक्सपेंसेस अपन किधर दिखाएंगे, ट्रेडिंग एंड P&L। और ये किधर दिखाएंगे, बैलेंस शीट। समझ में आ रही चीज़ है। ये चीज़, ये सर्कुलेशन ऑफ मनी समझ लो, तुम फाइनल अकाउंट्स में हार ही नहीं सकते। पैसा का यूज़ किस तरह से हुआ, छोटे टाइम के लिए हुआ तो ट्रेडिंग में डालो, और लॉन्ग टर्म के लिए हुआ तो असेट्स में डालो। आगे चलते, तो तीसरा कंसेप्ट अपना अपन लेंगे जो एक्चुअल चीज़ है ना, अपन उसे रिकॉर्ड करेंगे। मतलब कि समझ में आता, खर्चा किया रिकॉर्ड कर लो। हाँ, अब किस तरह से रिकॉर्ड करना है, तो खर्चा अगर रेवेन्यू है तो इधर, अगर ज़्यादा बेनिफिट्स है तो उधर। अपन देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस बोल के एक बैलेंस शीट में फिगर दिखती है, क्योंकि वो अपन ने ज़्यादा टाइम के लिए किए रहते, तो अपन उसको असेट्स में ले लेते तुरंत ही। लेकिन एक एग्जांपल देता हूँ, तुमने एक पेंसिल ली, एक पेंसिल ली तुमने 5 रुपए की, ऐसे ली 10 पेंसिल है, तो तुम्हारी कॉस्ट कितनी हुई, 50 रुपये, ठीक है। अब
इसमें से तुमने 8 रुपए में 8 पेंसिलें बेच दी, तो तुम्हारा सेल्स कितना हुआ? 64 ना? 62 क्यों बोली? 64 ही बोला ना। क्या सुना तू? ये क्या है तुम्हारा? परचेस है, और ये क्या है तुम्हारा? सेल्स। अब अगर मैं बैलेंस शीट में ले, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 14 रुपीज़ प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, चलो। टोटल परचेस कितना है मेरा? 50 रुपये। टोटल सेल्स कितना है? 64। लेकिन अभी भी ये 2 पेंसिलें मेरे पास में है, बिकी कितनी है? 8 ही बिकी है। तो अभी जब मैं 2 पेंसिलें बिकूंगा, 2 पेंसिलें बिकूंगा, तो उसके कितने रुपए आएंगे? अगर मैं, हाँ है ना, कितने रुपए आएंगे? 16 रुपये आएंगे। आए क्या? अगर मैं यहाँ पे 16 रुपये लिख दूँ, क्या तो बोले सर मैं बेचने तो वाला हूँ ना, तो फिर इनकम होने वाली है ना, तो फिर पकड़ लेंगे ना, तो फिर मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा? अब मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा? 20। वाह रे वाह। हाँ, ठीक है। क्या मैंने ऐसे करना चाहिए? इनकम मेरी अर्न की, क्या मैंने अर्न की क्या? नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे 16 लिखूँ, अगर मैं यहाँ पे 16 लिखूँ, तो क्या ये एक्चुअल ट्रू एंड फेयर स्टेटमेंट होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैंने 5 रुपये में लाई थी, इसको हटा देता, अगर मैं इसको बोलूँ कि मैंने सर ये जो है 5 रुपये में लाई थी, मेरे पास में 2 बचे हुए, तो मेरे पास अभी भी खर्चे में से 10 रुपये ऐसे है जो अभी तक यूज नहीं हुए, है ना, बरोबर? अब वो बोलो मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा? 24। ये क्या है तुम्हारा? स्टॉक। ये क्या है? सेल्स। और ये क्या है? परचेस। तो तुम्हारा यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ रहा? क्या ये क्या ये एक्चुअल प्रॉफिट है? तुमने क्या किया? जो इनकम तुम्हारी अर्न हुई वो तुमने रिकॉर्ड किया, और जो खर्चे तुम्हारे एक्रू हुए मतलब फिक्स हो गए कि अब खर्चा करना है, वो तुमने निकाले। और ये 2 चीज़ तुम करोगे तभी तुम्हारे को तुम्हारा बैलेंस शीट, तुम्हारा असेट्स, तुम्हारा लाइबिलिटीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रू और फेयर स्टेटमेंट देगा। समझ में आया? अगर मैं यहाँ पे 16 लिख लेता था तो क्या ये सही होता था? नहीं। लेकिन क्योंकि मैंने एक्चुअल में कितने अर्न किए हैं? इतने ही किए। समझ में? 5 रुपए की पेंसिल थी, मैंने 3 रुपए प्रॉफिट चढ़ा के 8 रुपए में बेचा, तो मैंने एक्चुअल कितने बेचा? एक्चुअल कितना प्रॉफिट कमाया? 24। ठीक है। अब इसको तुम 30 लिख लोगे, क्या तो बोले मैं बेचने वाला हूँ, तो ये भी गलत है। हाँ, या फिर तुम ऐसा बोलो कि मेरे को सिर्फ 14 रुपीज़ का ही प्रॉफिट हुआ, तो वो भी गलत है। समझ में आई चीज़ें? क्योंकि अभी भी तुम्हारे पास स्टॉक तो है जिससे तुम पैसा बनाने वाले हो। इस चीज़ को कौन सी कंसेप्ट बोलते हैं बेटा? एग्री वाले क्या? अमला वेटिंग फॉर आंसर। नहीं तू सोच सोच सोच। आगे के पेज पे देख।
मैचिंग है क्या? कैसा करणं बाबा तुम्हाला? सोचो, जवाब चाहिए. आणि तुम्ही असं बघू नका, तुम्हाला पण शिकवलेलं आहे 11वीला आहे. आठवत नाही आहे, शिकलेलं नाही आहे. माझ्या याची दुसरा टीचर आला तरी असंच करणार का तुम्ही? है ना? कल तो इस्टॉपल का मीनिंग याद नहीं आ रहा था तुम लोगों को. असं काळजावर कुऱ्हाड चालवल्यासारखं वाटतं, माहिती आहे का? कंसेप्ट का नाम है एक्रोल. अब आगे चलो. अपन ने एक चीज़ देखी हुई है कि शुरू में एकदम शुरू में अकाउंट्स में अपन ने एक चीज़ देखी हुई है कि हर ट्रांजैक्शन के मिनिमम कितने इफेक्ट रहते? कितने इफेक्ट रहते? दो. उसको अपन क्या बोलते? अरे दो ही था वो. उसको अपन क्या बोलते? ड्यूअल एस्पेक्ट. इसका मतलब तुम्हारे बैलेंस शीट के अलावा तुम्हारे एडजस्टमेंट में जितनी भी एडजस्टमेंट रहेंगे, सबके मिनिमम कितने इफेक्ट्स रहेंगे, मैक्सिमम कितने इफेक्ट्स रहेंगे? एक क्वेश्चन में 3 इफेक्ट है सर. बाबा, ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब होता है डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट. डेबिट इज इक्वल्स टू, उसको क्या बोलते हैं तुम? ड्यूअल एस्पेक्ट. तो तुम्हारे एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट हुए? कितने हुए? दो इफेक्ट हुए. कितने हुए? हाँ, ठीक है. और दो इफेक्ट कैसे? एक डेबिट और एक क्रेडिट. हाँ. कितने इफेक्ट? 2. ठीक है, यहाँ तक ठीक है. एक एडजस्टमेंट में 3 थे बोलो. सच है सर. हाँ बेटा, लेकिन डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट करेगी तो कितना आएगा? इक्वल ही आएगा. तो 2 ही हुए ना. तो डेबिट क्रेडिट के अलावा और क्या लेके आ गई तू खोद के? हाँ. वो तो अपन ने कंपनी अकाउंट्स में भी देखा, 3 इफेक्ट. समझो, हाँ. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, हम्म. 2 इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट, हाँ. 2 कॉल्स इन एरर्स अकाउंट. कितने इफेक्ट हुए? हाँ, 4. हाँ 4 हुए. फिर से बोल रही है 4 ही बोल रही अरे है. 2 ही हुए. कठिन है ना. तो ईच एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट? 2. ये यहाँ तक ठीक है. कंसेप्ट का नाम है एस्पेक्ट. अब दूसरी चीज, तुम्हारी चीजें मैच होनी चाहिए, है ना. ट्रायल बैलेंस तुमको मैच करके मिलता. हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट हुए तो तुम्हारा एवरी एक्सपेंस every income should be match. मैच कैसे करोगे? सपोज तुम जाके लैपटॉप खरीद के लेके आए. यू परचेस्ड अ लैपटॉप. तो क्या हुआ? असेट आई और तुमने कैश में खरीदा. असेट कम भी हुई, तो तुम्हारा कैश कम हुआ और तुम्हारा फिक्स असेट्स बढ़ा. समझे मैच करने वाली कंसेप्ट? यू परचेस्ड अ पेन. क्या हुआ?
रेवेन्यू एक्सपेंस हुआ, वी आउटफ्लो। और सेकंड इफेक्ट तुम्हारा कैश, समझे? कंसेप्ट का नाम है मैचिंग। समझ में आ रहा है मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि इसके बेसिस पे तुमको इसी के बेसिस पे तुमको फाइनल अकाउंट्स की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो ये बेसिक्स है। फिर कोई तो भी मैं उठा के लेके आ जाऊंगा, फिर पूछूंगा इसका क्या करना पड़ेगा, तो तुम्हारे को एक कंसेप्ट समझनी चाहिए। अरे हाँ, ये अप्लाई इधर होती है, वो भी कराऊंगा पहले, फिर पूछूंगा। ठीक है? मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या है, समझ में आ रहा? टू स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर थ्रू इंटर रिलेटेड। Obviously, they are interrelated. Profit and loss account and balance sheets are interrelated. The assets on the balance sheet are mostly only the remainder of the expenditure incurred after a suitable amount has been charged to the profit and loss account or trading account. For preparing the two statements properly, if it is to if क्या वो it is of the greatest importance that the amount to be charged to the profit and loss account should be properly determined, as otherwise both statement will show an incorrect position. The principle governs this is called matching concept. मैचिंग कॉन्सेप्ट कैसे है? फिर से एक बार, एक तुम्हारा रेवेन्यू एंड इनकम रिलेटेड इज इंटर्ड इन द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू डू इट, है ना? तुम्हारे ट्रेडिंग में एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आएगा? रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। वेदर और नॉट पेमेंट हैज बीन एक्चुअली मेड, अगर पैसे दिए हैं तो भी और नहीं दिए हैं तो भी। हाँ, जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस में आता, तुमने पेन खरीदा, पेन कैश में बजाय तुमने उधारी में खरीदा, तुम रिकॉर्ड करोगे नहीं करोगे? हाँ, नहीं तो तुम बोलोगे नहीं नहीं सर अपन रिकॉर्ड करेंगे जब पैसे देंगे, अब बीच क्या है उसका? ऐसा नहीं। एक्सपेंसेस कब रिकॉर्ड करने? व्हेन इट इज इनकर्ड, एक्रू, है ना? और इनकम कब रिकॉर्ड करने? व्हेन इट इज अर्न। मतलब तुमने किसी को सेल्स किया, उसके पैसे आने हैं, लेकिन माल तो चला गया, बेच दिया, सेल्स हो गया, तो अपन रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर पैसे नहीं आए हैं अभी तक तो अपन बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, अपन उसको अलग से मेंशन करेंगे बैलेंस शीट में, क्या नाम से? डेटर्स। कंसेप्ट समझ में आ रही कैसे चल रहा? मतलब खर्चे करने पड़ रहे थे, कर दिए, पैसे देने नहीं हुए, देंगे, तो भी अपन उनको रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन सेल्स होने वाला है, अब भी लिख लेना, क्या समझे? कंसेप्ट का नाम है मैचिंग। बहुत ही जरूरी कंसेप्ट है ये, उसके एक्सेप्शन के साथ में समझा दिया हूँ। तीसरी चीज कि अपने को फॉर अ टाइम बिंग है ना, बैलेंस शीट जो रहती ये अपन लिखते हैं एज ऑन, मतलब आज की स्थिति में हमारा बैलेंस शीट ऐसा है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अपन नीचे लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च या फिर जो भी हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब समझ लो, इस पीरियड से लेके ये तुम्हारा बिजनेस चल रहा है, इधर भी चल रहा था, इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक, इसके बीच में जो कुछ भी एक्सपेंस है वो अपन काउंट करेंगे। किधर? ट्रेडिंग एंड P&L। ठीक है, पैसे दिए नहीं दिए फिर भी ट्रेडिंग एंड P&L। और तुम्हारा बैलेंस शीट है ना, इस पोजीशन को बोला एज ऑन, समझा? और ये सीधी लाइन क्या है? टाइम मशीन। और ये क्या है? 19 से लेकर 20 तक, 20 के आगे 21-22 में भी तुम्हारा बिजनेस चल रहा था, इधर 16, 17, 18 से भी चल रहा था। अब
तुम इस पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करोगे, इसके अंदर कितना खर्चा हुआ देखोगे और इसके अंदर कितनी कमाई हुई देखोगे, तब इसके एंड में तुमको जो पोजीशन मिलेगी बैलेंस शीट की, उस पे अपन लिखते हैं एज ऑन। इसका मतलब क्या, बिजनेस इज अ फ्लो कंसेप्ट। अच्छा नाम है, मेरे को याद नहीं आ रहा। चलो ठीक है यहाँ तक ये टाइम पीरियड का समझ में आ गया। कोई भी खर्चे नहीं ले लेने के, पहले देखने का वो आपने बन रहे नहीं बन रहे। नहीं तो पता चला 10 से एक एडजस्टमेंट में से 2 एडजस्टमेंट ऐसी दी हुई है, आपने को ईयर एंड बोला ये और खर्चे दिए यहाँ के 22-23 के खर्चे दिए और बोले 19-20 की बैलेंस शीट बनाओ, करेंगे क्या? समझे? चलो ट्रेडिंग अकाउंट देखते क्या अभी कंसेप्ट हो गई। पहला वीडियो ट्रेडिंग अकाउंट। इसके नीचे अपन क्या लिखते हैं, है ना, साल के आखिरी में बनता नहीं है, रोज रोज बनाते क्या ट्रेडिंग अकाउंट तुम? रोज रोज क्या बनाते? जर्नल लेजर। ट्रायल बैलेंस रोज बनाते क्या? रोज बनाते क्या? नहीं। ठीक है, खाने की तरफ। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती है, तो सबसे पहले आता है तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब एक और चीज़ आएगी, कौन सा? क्लोजिंग स्टॉक। साल शुरू होने के पहले में स्टॉक इतने का था, साल खत्म होने के बेटा इतना हो गया। और क्या चीज़ें आएंगी ट्रेडिंग अकाउंट में? वो सारी चीज़ें आएंगी विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द गुड्स। विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द गुड्स। ट्रेडिंग अकाउंट है मतलब कि मैंने मान लो बेचने के लिए 50 बोरी शक्कर खरीदा। कितनी? 50 बोरी। तो मैंने वहाँ पे एक तो उसका पेमेंट कर दिया और मैंने शक्कर खरीदा, तो मैंने गुड्स खरीदे। गुड्स के लिए खर्चा है, उसी को अपन क्या बोलते? चित्र लेते, उसी को अपन क्या बोलते? परचेस। तो परचेस मेरे को परचेस क्या, परचेस डायरेक्टली रिलेटेड टू गुड्स है आएगा। फिर मैंने जो भी खर्चे, जो कुछ भी खर्चे डायरेक्टली रिलेटेड टू गुड्स है वो सारे आएंगे तुम्हारे किधर? ट्रेडिंग अकाउंट में। बस एकदम सिंपल कंसेप्ट। स्टॉक डायरेक्टली दिख रहा है, आ जाएगा। परचेस डायरेक्टली दिख रहा है, आ जाएगा। अब वो 50 बोरी शक्कर लाने के लिए 50 बोरी शक्कर लाने के लिए मैंने क्या किया? मैंने एक टेम्पो लिया किराए से और मैंने उसको किराया दिया। ठीक है, तो अगर मैं किराया दे रहा हूँ तो ये गुड्स के लिए है, डायरेक्टली रिलेटेड है ना, गुड्स को घर तक लाने का खर्चा। तो उसी को अपन क्या बोलते? कैरेज इनवर्ड, है ना, डायरेक्ट है, आ जाएगा। एक्सपेंस है, आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने गुड्स बेचने के लिए मेरे को फिर से कुछ खर्चा ट्रांसपोर्टेशन देना पड़ेगा, आएगा कैरेज आउटवर्ड। क्यों? उनके पास जा रहा है।
ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में हाँ। सेल्स आएगा क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेटेड है। परचेज किया, वापस भेजा, गुड्स के रिलेटेड है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, वेजेस, एडवर्टाइजमेंट। अब वो 50 गुनी शक्कर बेचने के लिए मैंने एक बैनर बनाया और मेरी दुकान के बाहर लगा दिया। ये थे साखर मिळे, स्वस्त आणि सुंदर सुंदर गोड। सुंदर म्हणजे मस्त पांढरी पांढरी व्हाइट कलरची। हाँ, तो मैंने बोर्ड के लिए खर्चा किया, वो भी तो गुड्स के लिए ही कर रहा हूँ मैं, बेचने के लिए। तो क्या वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा? नहीं आएगा, बिकॉज इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू गुड्स। समझ में? वेजेस दिए, ठीक है, वो माल उतारने के लिए जो पैसे लगे थे वो दिए, उसको बोलते वेजेस, ठीक है। अब उसको बेचने के लिए एक सेल्समैन को मैंने काम पे रखा, क्या वो आएगा सेल्समैन का सैलरी? हाँ। नहीं आएगा। डायरेक्ट नहीं है। हाँ। गुड्स के ऊपर जो खर्चा हो रहा है केवल वो पकड़ेंगे। समझ में आया? गुड्स के ऊपर जो खर्चा हो रहा है केवल वो पकड़ेंगे। अरे सर, हाँ बोलो बेटा। वेयर हाउस रेंज भी फिर इसमें ही पकड़ेंगे? हाँ, वेयर हाउस यस, गुड्स रखने के लिए खर्चा हुआ। शोरूम का रेंट किधर पकड़ेंगे? समझ में आया? एक तुम्हारा फैक्ट्री है, उसके बीच में, उसके अंदर जो कुछ भी खर्चा हो रहा वो सब आएगा। अगर इसके अंदर एक और चीज़ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता तो मैन्युफैक्चरिंग की जो तुम्हारी फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर जो भी खर्चा हो रहा है उस प्रीमाइसेस के अंदर वो सारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या चीज़ आएंगी? जो भी उस गुड्स के रिलेटेड खर्चा हुआ है वो सारी चीज़ आएंगी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी। वो सारी चीज़ कहाँ आएगी? और उसके अलावा बिजनेस के जो खर्चे हैं इन दोनों को छोड़ के वो सारे कहाँ आएंगे? P&L। अब इन सब खर्चे में जो कुछ भी कैपिटल खर्चा है वो सारा किधर आएगा? बैलेंस शीट। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? अब वो बैलेंस शीट के टाइम पे बैलेंस शीट देखेंगे। अब फिर से एक बार ट्रायल बैलेंस में देखिए। ट्रायल बैलेंस में अपन ने देखा क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। कौन सा स्टॉक लेंगे ये? मतलब कि आज के रेट में मेरे पास में 5 पेंसिल बेची थी, है ना, जो मैंने, सॉरी, मेरे पास मान लो 2 पेंसिल बची थी जो मैंने 5 रुपये में खरीदी, ठीक है। लेकिन वो 2 ही पेंसिल मैं 8 रुपये में बेचने वाला। लेकिन मेरे को बाद में पता चला आज के रेट में उसकी जो स्टॉक की वैल्यू है उसको पानी लग गया, तो अब वो 3 ही रुपये में मैं बेच सकता। तो मैंने कौन सी चीज़ लेनी चाहिए? ये हो गए 10, ये हो गए 16 और ये हो गए 6। वेरी गुड। क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए एक गोल्डन रूल है, कॉस्ट और NRV, whichever is क्या है ये गोल्डन रूल टू असरटेन द, to ascertain the stock,
स्टॉक वाला क्लियर, कंसेप्ट क्लियर है। अब देखो तुम्हारे बाकी रेवेन्यू एक्सपेंस के लिए अपन क्या करेंगे, एक्सपेंसेस मेड वेदर एक्चुअल पेमेंट मेड और नॉट। मतलब क्या, बिजनेस का कर्जा है, मतलब क्या, चलो तुम्हारी सैलरी है, देनी थी, बाकी है देना, लेकिन देंगे, लेकिन उस साल की है, तो क्या उसके अंदर ऐड करेंगे? हाँ करेंगे। फिर भले बैलेंस शीट में अपन आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल के दिखाएंगे अलग, लेकिन यहाँ पे अपने को टू असरटेन द एग्जैक्ट फिगर ऑफ प्रॉफिट वो अपने को लेनी पड़ेंगी। क्यों लेनी पड़ेंगी? कि ये अपनी टाइमलाइन थी, ठीक है, यहाँ पे कुछ खर्चे हुए जिसकी पेमेंट अपन यहाँ करने वाले हैं। तो अगर ये मैं इनको पकड़ूँ ही ना, अगर इन एक्सपेंसेस को, ये जनवरी फरवरी मार्च में कुछ एक्सपेंस हुए जिनका पेमेंट अपन अप्रैल मई में करने वाले थे, अगर मैं इनको पकड़ूँ ही ना इन खर्चों को, तो मेरे को एग्जैक्ट पोजीशन पता चलेगी क्या मेरे प्रॉफिट की? प्रॉफिट तो ज़्यादा दिखेगा। इसके लिए उनको पकड़ने जरूरी है। एक ओनर के, या फिर एक क्या बोलते हो, बिजनेस एंटरप्राइज के ओनर के हिसाब से सोचो, ये सारी चीज़ें एकदम तुमको इजी लगेगी। क्या करना चाहिए? तो बिजनेसमैन को एक्चुअल फिगर चाहिए, बस उसका बोलना है कि मेरे को एग्जैक्ट बोलो मेरा प्रॉफिट कितना है, तो उसको निकालने के लिए उसकी तरह सोचो, एग्जैक्ट किस तरह से मिलेगा ये सोचोगे तो जवाब आ जाएगा।